नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज हमारा वीडियो है। और जहां हमने परसों बात छोड़ी थी बेटा बनारसी एका की हम चर्चा कर रहे थे और बेटा बनारसी जी पर हमने बात की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इस निबंध के बारे में और थोड़ी बनारस के बारे में बात करेंगे। चूँकि शीर्षक की रचना का बनारसी एका है तो बनारस को भी जानना ज़रूरी है। बनारस को जानेंगे तो उस एके को भी हम जान पाएंगे। और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ, आपकी पुस्तक में जो आगे पृष्ठ होते हैं कहीं पर भी उसको विशिष्ट रूप से पढ़ना चाहिए आपको। मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप भी पढ़ें तो उससे ही से प्रश्न निकलते हैं और वही सूत्र रूप में दिए हुए होते हैं जो आपको परीक्षा में काफ़ी काम आते हैं। जैसे कल जहां हमने बात शुरू की उससे आगे मैं पढ़ना शुरू करूं तो बनारसी एका हास्य व्यंग्य विशिष्ट ललित निबंध है। अब ये देखिए, कुल 7-8 शब्दों की एक लाइन है। बनारसी एका हास्य व्यंग्य विशिष्ट ललित निबंध है। और परीक्षा में सिंपल सा 2 नंबर का सवाल पूछ लिया उन्होंने कि बनारसी एका किस तरह का निबंध है। बस। तो अगर जो व्यक्ति पहले बात तो पुस्तक लेगा तो उसको पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उसमें निबंध के अलावा जो आगे 1-1.5 पेज होता है, क्या उसको पढ़ेगा क्या? अगर वो छात्र सच में अगर सिंसियर है, सच में वो गंभीर है, तो वो ज़रूर पढ़ेगा। और जब पढ़ेगा तो उसको ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में ही मिल जाएंगे। तो जो बनारसी एका है वो ललित निबंध की श्रेणी में है, जिसमें हंसी और व्यंग्य जो है वो घुली मिली है। उसमें एके के मनोरंजन वर्णन के माध्यम से बनारस की जीवन पद्धति, महिमा तथा विशेषताओं का द्योतन किया गया है। यानी इस निबंध में इक्का तो एक जो तांगा होता है, और एक छोटा आप तांगा समझ लीजिए, इक्का तांगे से थोड़ा नीचे होता है बनारस में कैटेगरी में। तो वो इक्का जो है वो उसके माध्यम से बनारस शहर को, बनारस के जीवन को, बनारस और उस युग को भी, जो जब ये राइटर लिख रहा था उस समय को भी वो जो है चित्रित कर रहा है कि कैसे लोग थे। और हम जब निबंध पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि वैसे लोग आज भी हैं और उस तरह की मानसिकता भी आज है। और वही पढ़ना सार्थक होता है कि आज से इतने साल पहले लिखा हुआ निबंध जो है वो आज भी हमारे लिए उतना ही जो है बहुत रिलीवेंट हो जाता है। तब उसको जो है रचना और साहित्य की यही खूबी है कि वो हमेशा कालजयी रहता है। तो साथ ही गरीबों की दयनीयता, पूंजीपतियों के ठाट बाट और आधुनिक छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की भी वक्रतापूर्वक मार्मिक व्यंजना की गई है। यानी ये केवल इक्के पर निबंध नहीं है, इसमें अमीरों के बारे में भी बात है, गरीबों के बारे में भी बात है, और स्टूडेंट के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है कि जो बता रहे हैं उनके बारे में। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी शब्दों का निसंकोच ग्रहण, सटीक मुहावरों का प्रयोग, जैसे संस्कृत संवाद, चित्रात्मकता, प्रवाहमयता। अब आप मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न आ गया कि बेटा बनारसी एका में निबंध में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, शैली किस प्रकार की है, भाषा शैली। या बड़े सवाल में भी अगर निबंधों की समीक्षा करो सवाल आ जाता है तो उसमें एक समीक्षा का तत्व भाषा शैली भी होता है। तो बिल्कुल सूत्र रूप में यहाँ कह रहे हैं, इसी को हमको फैला कर लिख रहा है बड़े सवाल में, छोटे में तो 2 लाइन में लिखना है कि उर्दू अंग्रेजी शब्दों का निसंकोच ग्रहण, सटीक मुहावरों का प्रयोग, संस्कृत संवाद, छोटे संवाद, बड़े बड़े नहीं, 4-4, 5-5 पंक्तियों के नहीं, छोटे छोटे संवाद, चित्रात्मकता। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जैसे कोई पिक्चर चल रहा हो। चित्रात्मकता उसको कहते हैं कि एक विजन, एक व्यू सामने आ जाता है। आत्मीयता, व्यक्तिकता आदि इस निबंध की अवेक्षणीय विशेषताएं हैं। यही इस निबंध की मुख्य विशेषताएं हैं। यानी ये जो हमने अभी चर्चा की, आत्मीयता, व्यक्तित्व, ये इस निबंध की जो है वो मुख्य विशेषताएं हैं। अब सवाल ऐसे पूछ ले, बनारसी एका की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो छोटे में 2 लाइनों में उत्तर देना, और बड़ा आ गया तो उसको निबंध के साथ उदाहरण डाल के और हमको उसका जो है उत्तर देना है। लेखक का प्रत्यक्ष उद्देश्य है हंसी विनोद, किंतु परोक्ष रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। लेखक तो आपके मनोरंजन के लिए ही लिख रहा है, ये आपको हंसाने के लिए लिख रहा है, लेकिन वो एक जरिया मात्र है। वस्तुतः लेखक जो है इस निबंध में उन विसंगतियों पर प्रहार कर रहा है। जो समझने वाला समझे तो समझ जाए, और नहीं तो आदमी हंस के निकल जाएगा। लेकिन बड़ी गंभीर और गूढ़ बात भी
इस निबंध में कहा जाता है। तो ये जो एक पेज होता है निबंध के जस्ट पहले जो लेखक के बारे में लिखता है संपादक, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि मैं आपसे बार बार कहूँगा कि किसी भी जो है निबंध, कहानी, कविता को पढ़ते हुए उसके राइटर के बारे में और उस रचना के बारे में जो आगे पेज है उसको आप जो है ज़रूर पढ़ें। उससे हमें कई प्रश्नों में मदद मिलती है, उस रचनाकार को समझने में मदद मिलती है और उस रचना को भी समझने में मदद मिलती है। तो ये जो है हमने बेढब बनारसी जी के बारे में और बनारसी एका के बारे में कुछ जो आगे पंक्तियां निबंध से दी हुई थी वो हमने पढ़ी। और अब हम पढ़ेंगे मूल रचना बनारसी एका। बनारसी एका को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं बनारस पर। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, बनारस, वाराणसी, काशी, ये सभी एक ही शहर के नाम हैं। ये जो हैं वो अलग अलग शहर नहीं है, एक ही है। उत्तर प्रदेश का बड़ा समृद्ध, बड़ा प्राचीन शहर जो है वो बनारस है। और किसी ने कहा है, मार्क ट्वेन ने कहा है कि बनारस जो है वो इतिहास से भी पुराना शहर है। यानी कि मतलब हिस्ट्री जब से आप सोच रहे हो उससे भी पुराना शहर बनारस है। और दुनिया में ये माना भी जाता है कि सभ्यता के कुछ ही शहर जीवित हैं अभी तक, हजारों सालों में। यानी जब से मनुष्य सभ्यता अगर जन्मी थी और जो है शहरों का निर्माण हुआ था, उसमें कई शहर ध्वस्त हो गए, कई नहीं रहे, कई जो है बदल गए। लेकिन बनारस जो है वह 3 से 5 हजार साल पुराना शहर माना जाता है। और पुराणों के हिसाब से तो ये कहा जाता है कि बनारस जो है वो भगवान शिव ने ही स्वयं खुद ने बनाया था। काशी विश्वनाथ जिसको कहते हैं, कि उन्होंने ही बनारस शहर को बनाया था। यानी एक विश्वास ये माना जाता है कि बनारस शहर जो है वो भगवान शिव का बनाया हुआ शहर है। अब सोच लीजिए कि आप ये कितना पुराना शहर है भारत का, और अद्भुत और अनूठा जो है शहर है। और ये हमेशा से धर्मों का केंद्र रहा है। यहाँ जैन, बौद्ध, हिंदू विभिन्न विचारधाराएं हमेशा से जो है फलती फूलती रही है। आप देखेंगे कि जो आपके गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला व्याख्यान बनारस से कुछ ही किलोमीटर सारनाथ है वहाँ पर दिया था। ये मंदिरों का शहर है, खूब मंदिर हैं यहाँ, बहुत सारे। काशी विश्वनाथ तो वैसे प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आपको सैकड़ों मंदिर जो है बनारस में मिलेंगे। और अभी जब वहाँ पर बड़ा रास्ता बन रहा है, काशी विश्वनाथ से लेकर मुख्य सड़क तक आने का रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, तो जब वो सड़क चौड़ी की गई तब कई मंदिर नीचे से निकल के आए। यानी जब सड़कों वो घर हटाने लगे पूरा उससे, और घर को तोड़ तोड़ कर तो घरों के अंदर से जो है मंदिर निकलने लगे। सोचिए आप कि कितना बनारस जो है कितना प्रसिद्ध और पुराना शहर है धर्म के हिसाब से। वह ज्ञान और शिक्षा का भी केंद्र था बनारस, संस्कृति का केंद्र था। अगर हम केवल हिंदी की बात कर लें तो आपके कबीर, रैदास, आपके मुंशी प्रेमचंद, आपके जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबका ताल्लुक बनारस से है। बनारस बहुत एक सांस्कृतिक और साहित्य का बड़ा केंद्र रहा उत्तर प्रदेश में। जैसे इलाहाबाद और जैसे आपके मथुरा था, या उस तरह से जो है बनारस भी जो है आपका काफ़ी प्राचीन और अद्भुत तरह का शहर है। और यह जो है लोकप्रिय भी बहुत है। हम अगर हम देखें कि बाहर से घूमने आने वाले लोग बनारस बहुत जाते हैं। ये सही है कि आगरा भी जाते हैं लोग, लेकिन जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको बनारस देखने का बड़ा वो होता है कि इतना, क्योंकि वो सुनते हैं कि इतना प्राचीन शहर है जो 4-5-5-6 हजार सालों से आज भी खड़ा है वहीं पे, और आज भी वो जो है, तो ऐसा जो है बनारस है। और आपको तो पता ही होगा कि कई चीज़ों के लिए फेमस भी है बनारस, चाहे वो बनारसी साड़ी हो, चाहे वो बनारसी पान हो, या चाहे संगीत में बनारसी घराना हो। तो हर तरह से जो है बनारस हमारे जो है भारत में एक विशिष्ट पहचान रखता है। और जब बनारस विशिष्ट पहचान रखता है तो फिर बनारसी एका तो और भी जो है वह अद्भुत हो गया। तो मैं अब निबंध का जो है ये मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम सीधा रचना पे नहीं आते। रचना
के बारे में थोड़ी जानकारी जो है हमको पहले से हो जाए अगर, और जो शीर्षक जो नाम दिया हुआ है उसका भी अगर हमें जिक्र हो जाए तो जो है वह हमारे लिए बड़ा जो है वो रहता है कि हमारी जानकारी वर्धित होती है और हम एक रचना से जुड़ जाते हैं उसके द्वारा। तो अब मैं आपको निबंध की जो अंश हैं वो पढ़ूंगा और इन्हीं में से व्याख्या आती है। एक व्याख्या भी आपको हम देंगे करवाने के लिए परीक्षा में अभी जो लेंगे तो, और छोटे सवाल का भी मैं क्वेश्चन बना के जो मेरे वीडियो पर आधारित होंगे आपसे पूछेंगे। जवाब आप लोग कम देते हैं, समय है नहीं, बहुत व्यस्त हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो बनारसी एका, कुछ वस्तुएं परमात्मा स्वयं बनाता है और कुछ जब काम की अधिकता होती है तब ठेके पर भी बनवा लेता है। यानी ईश्वर जो हमारा है वो कुछ वस्तुएं तो खुद बनाता है। पहली लाइन देखिए, बड़ा व्यंग्य मारा है जो बेटा बनारसी जी ने, बड़ा मतलब जो है, कुछ वस्तुएं परमात्मा स्वयं बनाता है और कुछ काम की अधिकता होती है तो ठेके पर बनवा लेता है, यानी उसको ऐसे ही बना लेता है। बनारसी एका परमात्मा ने अपने हाथों से गढ़ा है। यानी ये जो तांगा है, एक तांगे का एक विशेष प्रकार समझ लीजिए आप, ये जो बनारसी इक्का या तांगा जो है ये उस भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। एक और बात है, विधना का कुछ ऐसा विकट विधान है, यानी उस ईश्वर का, उस सृष्टि का ऐसा विकट विधान है कि जिस शब्द के आगे बनारसी लग जाए उस जोड़ की दूसरी वस्तु स्वर्ग नरक और संसार में मिलना कठिन है। यानी कि अगर बनारस किसी शब्द के आगे लग जाए तो फिर जो है वैसा जो है जोड़ की दूसरी वस्तु हमें स्वर्ग नरक और संसार में मिलना कठिन है। हम जानते हैं 3 लोक माने जाते हैं हमारे यहाँ कि जीवित हैं जब तक तो इस संसार में हैं, और मृत्यु के बाद आदमी या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। तो बनारस का जो कोई भी ऐसी शब्द जिसके आगे बनारस लग जाता है तो वह जो है वह फिर जो है कहीं संसार में वैसी चीज़ जो है वो नहीं मिलती, चाहे वो आपकी बनारसी साड़ी हो, चाहे बनारसी पान हो, चाहे बनारस के लोग। आगे क्या कहते हैं बनारसी साड़ी के समान साड़ी कहाँ दिखाई पड़ती है, बनारसी लंगड़ा के सामने कितने ही 2 पैर वालों के मुंह से लार टपक पड़ती है। अब यहाँ देखिए ये व्यंग्य ले रहे हैं, बनारसी लंगड़ा, आम नहीं लिखा इन्होंने कहीं पे भी, लेकिन हम समझते हैं कि आम का एक विशेष प्रकार होता है जिसको लंगड़ा आम कहते हैं, वो बनारस का आम है। तो बनारसी लंगड़े के सामने कितने ही 2 पैर वालों के मुंह से लार टपकती है। यानी अगर उस आम को कोई देख ले तो मनुष्य कितना जो है लालायित हो उठता है उसके लिए, वो आम उसको कितना अद्भुत लगता है। बनारसी ठग ऐसी चतुराई से माल उड़ा ले जाता है कि बड़े बड़े लेखक और कवि भी दूसरों के लेख और कविताएं इस शान से अपना नहीं सकते। देखिए साहित्य में जो होती है एक शब्द चलता है साहित्यिक चोरी, यानी आपने मान लीजिए कविता लिखी और किसी ने अपने नाम से जो है वो छाप दी या अपने नाम से आगे भेज दी। आपने कोई कहानी लिखी और अपने मित्र को किसी को दिखाई और उस मित्र ने क्या किया, अपना नाम लगा के वो कहानी खुद की बना ली, ये कहलाता है साहित्यिक चोरी। तो वो क्या कह रहे हैं कि बनारसी ठग चतुराई से ऐसे माल ले जाता है जैसे कि बड़े बड़े लेखक और कवि भी दूसरों के लेख और कविताओं को नहीं ले जाते। यानी ये जो साहित्य की चोरी करने वाले लोग हैं इनसे भी तगड़े लोग जो हैं वो कौन होते हैं, बनारस के ठग। अब यहाँ देखिए रचनाकार केवल प्रशंसात्मक बातें नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ तो सब कुछ जो है बड़ा पॉजिटिवली बताऊँ, ठग के बारे में भी बता रहा है। वो ठग एक तरह का चोर ही होता है जो आपको मूर्ख बना के आपसे पैसा ले जाता है। तो वो ठग के बारे में भी कह रहा है कि भैया बनारस का जो है वो ठग भी जो है वो ज़बरदस्त होता है। और उत्तर प्रदेश में कई शहरों में एक लड्डू भी फेमस है, ठगू के लड्डू। कभी आपको जब मौका मिले उत्तर प्रदेश जाने का तो ज़रूर जाइएगा। ठगू के लड्डू यानी नाम से ही जो है ठग के लड्डू हैं ये, फिर भी लोग बहुत सारे वहाँ जाके खाते हैं। ऐसा ही एक वस्तु बनारसी एका है। अब ऐसी ही वस्तु वो क्या है, बनारस का इक्का। आप वायुयान पर चढ़े हो, गधे पर चढ़े हो,
पर यदि बनारसी इक्का पर सवार नहीं हुए तो भारत में जन्म लेना बेकार है। यानी आप हो सकता है हवाई जहाज में जाते हो, गधे पे जाते हो। देखिए दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन बताई है बेडब जी ने। हवाई जहाज सबसे ऊंची सवारी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो है रईस तबके से ताल्लुक, और गधे की सवारी जो सबसे जो है नीचे आ गई, यानी जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह उसकी सवारी कर सके। तो आप चाहे गधे पे बैठे हो, चाहे आप जो है भली उस हवाई जहाज पे बैठे हो, लेकिन अगर आपने बनारस के इक्के पर सवारी नहीं की तो आपका भारत में जन्म लेना बेकार है। तो हम भी बनारस के इक्के पर सवारी करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर जो है आगे बात करेंगे। धन्यवाद।